ओके फ्रेंड, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टडी करने वाले हैं, वो है हमारा ऑसिलेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो स्टूडेंट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी चैप्टर है, उतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। अगर हम कंपेयर करें अदर चैप्टर से तो ये चैप्टर हमारा इजी चैप्टर है और इस चैप्टर को जो हम पूरा कंप्लीट करेंगे सीरीज़ के अंदर। देखो, एक लेक्चर के अंदर तो पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा, इसलिए पूरा सीरीज़ के अंदर इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। 3 वीडियो 4 वीडियो के अंदर चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। सिर्फ आपको जो है पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से पूरा वीडियो को ऑब्जर्व करना है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है कि जितना हम कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे उतना जो है आपका जो है टॉपिक क्लियर होता जाएगा, उतना मतलब सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कंसेप्चुअली अगर आप स्टडी करेंगे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करना है ताकि आपका सपोर्ट भी हमें मिले। कमेंट्स करो वीडियो के ऊपर और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। जितना जो है आपका रिस्पांस होगा उतना हमारे लिए अच्छा, उतना हमें एनर्जी मिलेगा, उतना हम मोटिवेट होंगे और जो है अच्छे से हम वीडियो आपके लिए बना सकेंगे। ओके, चलो राइट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो है हमारा ऑसिलेशन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ऑसिलेशंस क्या होता है। तो ऑसिलेशंस होगा ये हमारा पीरियोडिक मोशंस, पीरियोडिक मोशन। ओके, तो पीरियोडिक मोशंस क्या होगा, ऐसा मोशन है जो सेल्फ रिपीट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। दे रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद द सेम ट्रैजेक्टरी और सेम पाथ। इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशंस। सिंपल है बेटा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। खुद सेल्फ रिपीट कर रहा है और इक्वल टाइम के अंदर रिपीट करेगा। अब इसके अंदर अदर फैक्टर्स हो गए। अगर कोई हम पेंडुलम कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ओके, आपको बेसिक एग्जांपल भी बताएंगे हम। अब ये पेंडुलम है हमारा, पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये हो गया ऑसिलेटरी मोशंस, राइट। ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशंस मींस अगर मेन पॉइंट पे वाइब्रेट करने, ये भी हमारे ऑसिलेशंस हैं। वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशंस हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो ऑसिलेशंस होगा पेंडुलम का, इसी पर हमने एक बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया, बाद में क्या होगा, कंटिन्यू रिपीट इटसेल्फ ऑसिलेट करता जाएगा, रिपीट इटसेल्फ रिपीट कर रहे हैं और उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो भी इक्वल होगा। और जो अदर फैक्टर जो हम बता रहे हैं कि मैं इसके ऊपर ग्रेविटी का जो है ना इफेक्ट गिरेगा और जो है एयर के अंदर ऑसिलेट हो रहा है तो एयर के साथ फ्रिक्शन होगा उसका, तो वो फ्रिक्शन भी अपोज करेगा। तो हम उन फैक्टर्स के ऊपर स्टडी नहीं करें, उन फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस नहीं करें। तो एयर का तो उतना इफेक्ट नहीं होगा पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा और जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड पे डिक्रीज होता जाएगा। ओके, ये सब फैक्टर है इसके साथ, ऑसिलेशन के साथ। लेकिन हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं इसको, द रिपीट इटसेल्फ, मतलब खुद रिपीट करेगा। एक बार हमने क्या किया, सिर्फ फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिए तो अपने आप जो है ना प्रोसेस चालू होगा उसका। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। देखो, जितने भी ऑसिलेशन है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जितने भी ऑसिलेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपको, जितने भी ऑसिलेशन है वो सब हमारे पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सब पीरियोडिक मोशन ये ऑसिलेशंस नहीं होंगे। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, एग्जाम्पल अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ओके, हो गया पीरियोडिक मोशन, पर इसको हम ऑसिलेशन नहीं बोल सकते, इसको हम ऑसिलेशन नहीं बोल सकते। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिसको हम जो है ना पीरियोडिक मोशन के अंदर ले सकते हैं लेकिन वो ऑसिलेशन नहीं होंगे। लेकिन जितने भी ऑसिलेशन है वो सब क्या हो गए, पीरियोडिक मोशन हो गए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लास में सबको समझ में आ रहा है बेटा? शांतनु, रुपेश, लेकुड़े, अग्रवाल, ओके, जोरे, ध्यान दो बेटा, पिया, श्रेया, सब केयरफुली जो है समझने की कोशिश करो। जितना कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ आपका, अगर टॉपिक आप समझ रहे समझो, आपको जो है ना उतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लग रहा, आपको जो है मेमोराइज हो गया टॉपिक, लेकिन आपका एक्चुअल जो कंसेप्ट होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपका अगर क्लियर नहीं हुआ वो कंसेप्ट तो आप जो है टॉपिक को नहीं समझें।
आपको डिफिकल्ट जाएगा, आगे और भी कंसेप्ट आएंगे जो आपको डिफिकल्ट करते जाएंगे, लेकिन आप कंसेप्चुअली अगर समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर एसएचएन। सिंपल है, इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। इसके अंदर जो है ना, जो मैथमेटिकल टर्म्स है हमारा, जो कि हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। इसलिए हम जो है ना आपको एकदम सिंपल वे से समझाएंगे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक क्या होता है, कैसा हम इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, जो माइनस आ रहा है माइनस क्यों आ रहा है इसके अंदर। ओके, देखो केयरफुली। एक स्प्रिंग लिया हमने जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लेट अस कंसीडर। इसका जो है ना अरेस्ट है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है स्प्रिंग के अंदर, ये इसके मेन पोजीशन के ऊपर, मूवमेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ओके, स्प्रिंग के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया बाहर की तरफ। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा स्प्रिंग को। स्प्रिंग थोड़ा सा जो है लेंथ बढ़ जाएगा स्प्रिंग का, और जहाँ तक भी लेंथ बढ़ रहा है, जब तक हमने फोर्स अप्लाई किया वहाँ से हम उसको छोड़ देंगे। तो जब हम उसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग जो है ना मेन पॉइंट की तरफ आएगा, लेकिन मेन पॉइंट पे स्टॉप नहीं होगा। जो फोर्स उसके अंदर जो स्टोर था उसको मेन पॉइंट पे स्टॉप नहीं होने देगा, उसको कॉम्प्रेस करेगा। तो जितना हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उतना ही वो फोर्स स्टोर करके रखेगा, और जो फोर्स उसने स्टोर करके रखा था वो उसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। अपने आप नहीं होगा, ध्यान में रखो, अपने आप नहीं होगा। और हम बोलते हैं यहाँ स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है, तो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है कि उसने स्टोर करके रख दिया, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, उसी को हम बोलते हैं। अब देखो एक्सटेंशन कर दो इसको, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, बस स्प्रिंग का थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया। ओके, ये मेन पॉइंट पर था, इतना लेंथ बढ़ गया, जिसको हमने बोला इस डिस्प्लेसमेंट है। अभी यहाँ से जब हम उसको रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद वो आएगा मेन पॉइंट पे, पर मेन पॉइंट पे स्टॉप नहीं होगा, वो ऊपर जाएगा। बिकॉज ऑफ उसने जितना फोर्स अप्लाई किया था, हमने जितना फोर्स अप्लाई किया था स्प्रिंग के ऊपर, उतना ही फोर्स उसने क्या किया, स्टोर करके रख दिया। और वो जो स्टोर किया हुआ फोर्स था उसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा उसको। वो अपने आप नहीं होगा, उसने स्टोर करके रखा था, जितना हमने अप्लाई किया उतना उसने स्टोर कर लिया, इसलिए उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू दी रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर देखो, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा ना, तो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करना मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों भी क्या हो गए, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शंस होगा। रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, both are in same direction, but restoring force and displacement both are opposite in direction। तो यहाँ पर अगर हम स्प्रिंग को थर्ड कंडीशंस के अंदर देखें, तो थर्ड कंडीशंस के अंदर क्या होगा, वो कॉम्प्रेस होगा, मतलब मेन पॉइंट से थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शंस के अंदर होगा। ओके, समझो बात को, जब इस डायरेक्शंस में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर ढकेलेगा उसको, समझो। अब यहाँ पर हमने जो सिचुएशन था यहाँ पर तो समझ गया, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। पर जब कॉम्प्रेस होगा तो कॉम्प्रेशंस में क्या होगा, जब कॉम्प्रेस हो रहा तो वो जो है ना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा और उसका रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शंस। अब यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ ये देखो हमारा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, वेरी गुड। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, -x होगा। दिस रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, माइनस साइन यहाँ पर आ गया। नाउ सिंपलीफाइंग दिस इक्वेशन, तो f इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, उस कांस्टेंट को हमने बोला k, और ये k जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा हमारा यस k इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके राइट, देख लो बेटा, सिंपल इक्वेशन है, f इक्वल्स टू -kx मिल गया, इसको हमें यूज करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, इसलिए इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर, किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, जनरली महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछना है रिस्टोरिंग फोर्स का, और इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम भी पूछना है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर, कभी यूनिट पूछ लेता है, कभी डायमेंशंस पूछ लेता है। ओके, अगर इसका मैथमेटिकल टर्म्स और डायमेंशंस अगर फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा इसका डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डायमेंशन। तो k इक्वल्स टू क्या होगा, k इक्वल्स टू f/x, देन k इक्वल्स टू f के डायमेंशंस क्या है, 4 डायमेंशन इज m1 l1 और p-2 एंड डिवाइडेड बाय क्या बचा, l1 के कैंसिल, देन k इक्वल्स टू क्या बचा, m1 l0 t पावर ऑफ -2। ये हो गया हमारे रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशन। और इसका यूनिट भी अगर देखें, यूनिट भी इतना डिफिकल्ट नहीं, फोर्स क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा बेटा आपके, उतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर SHM। कर देंगे राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। लीनियर SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, f इक्वल्स टू इक्वेशन तो मिल गया, इसी को यूज करना है। f इक्वल्स टू क्या है हमारा, माइनस kx, और जनरल लीनियर फॉर्म में हमें पता है f इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। In general linear equation that f is equals to Newton's second law, f is equals to, okay, then f is directly proportional to the change in momentum. f is both said f is equals to, the force is nothing but a change in momentum with respect to time. Then simplify this equation that f is equals to ma होगा। तो ma हमारा लीनियर टर्म होगा, इसकी जगह हम ma पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ma that is equals to क्या होगा, माइनस kx। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो m हमारा एज इट इज होगा, एक्सेलरेशन पता है क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या है, माइनस kx। देन m एज इट इज, d/dt एज इट इज, बचा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू माइनस kx। बेसिक जो है ना हमारे इक्वेशंस हैं जो हम ऑलरेडी इंटरमीडिएट से हम स्टडी करते आ रहे हैं कि वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशंस मतलब क्या। ओके, वही हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। सिंपलीफाई करो, m as it is d into d that d square x divided by dt square is equal to minus kx। ओके, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है और आपको भी नहीं दिखाई देगा। ओके, इस साइड में लिखेंगे, स्पेस बहुत है अपने पास। तो m into d square x by dt square is equal to minus kx। और सिंपलीफाई करो, m को इस साइड में लेकर जाओ, तो क्या बचा, ठीक है बेटा, d square x dt square that is equal to, m को इस साइड में लाना है तो माइनस kx डिवाइडेड बाय m। ओके, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशंस पता है। एक्सेलरेशंस क्या है, हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर स्टडी किया होगा, and I hope आपको भी पता होगा in the rotational dynamics or the centripetal acceleration that is equal to minus omega square x। यहाँ पर रेडियस था, the centripetal acceleration and radius both are opposite in direction, that's why there is minus sign। again simplify this equation, d square x by dt square, ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, d square x by dt square हो गया एक्सेलरेशन, that is equal to minus as it is minus k by m is nothing but क्या बचा, ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x as it is। तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा हमारा, वो टर्म्स क्या मिल रहा हमें, k by m मिल रहा, ओमेगा स्क्वायर जो है, देखो इक्वेशन को, तो ओमेगा स्क्वायर k by m मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m। ओके, एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k by m। आगे हमें इक्वेशन जो सॉल्व करना है, इक्वेशन सिंपलीफाई करना है, उसके अंदर ओमेगा का वैल्यू यूज होगा, इसलिए ध्यान में रखो आप, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k by m। ओके, हो गया। नाउ अगेन सिंपलीफाई, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस इस साइड में लेकर आ जाओ, क्या होगा, प्लस होगा, then d स्क्वायर x डिवाइडेड by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या बचा,
0 बचा, तो ये जो टर्म्स हो गया हमारा, ये टर्म हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, देख लो बेटा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, लिख लो बेटा। रुपेश लिखो, रितेश अग्रवाल जोरे लिखो बेटा फास्ट। वानखेड़े, सोए, अमान लिखो बेटा फास्ट। गर्ल्स कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो बेटा। अरुंधति, श्रेया, टिया, श्रुति, मानसी, शिवानी, रिया। ओके, चलो राइट बेटा। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, वो है हमारा एक्सेलरेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन। ये लीनियर एसएचएम हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट। तीनों भी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कंसेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट हैं। देखो आपको नेट एग्जाम में क्या लगेगा, सिर्फ इसका मैथमेटिकल फार्मूला लगेगा आपको, सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला कि भाई इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कुछ वैल्यूज अगर पूछ रहा है तो आपको जो है ना सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन जो है ना इतना इजी नहीं होगा आपके लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हुआ ना तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखो इतना इजी नहीं है फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको जो है नंबर ऑफ रिलेशन ज्वाइन करना पड़ेगा उसके साथ, तब जाकर जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। अगर सोचेंगे कि सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हम यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज पुट अप करके हम सॉल्व कर देंगे तो नहीं आएगा बेटा। आपको रिलेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिलेशन ज्वाइन होगा जब आप कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप रिलेशन ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम जाएगा। स्ट्रेट क्वेश्चन जो है ना बच्चों को सॉल्व नहीं होते, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे वाले हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम जो कंसेप्चुअली स्टडी नहीं करते। और फिजिक्स जो है ना विदाउट कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता है, विदाउट कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। आपका जो है ना इमेजिनेशन ज़रूरी है, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और मैथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैथ हम तो जो है कम्युनिकेट भी नहीं कर सकेंगे, अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेंगे फिजिक्स को। इसलिए मैथ को भी स्ट्रांग करना है अपने, और जो छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं हमारे रेगुलर लाइफ कंसेप्ट उनको ऑब्जर्व करना है। फिजिक्स में छोटे छोटे कंसेप्ट को ऑब्जर्व करना है ताकि आप जो है ना फिजिक्स को अच्छे से समझ सके। हमारे रेगुलर लाइफ में हम फिजिक्स को जो है ना अच्छे से जो है ना समझ सके। और जितना हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना जो है हमारा माइंड सेट होता जाएगा, उस तरीके से हमारा माइंड सेट होगा ताकि जो है ना फिर हम जब भी कोई टॉपिक को अगर स्टडी करेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा कंसेप्ट को समझने के अंदर। ओके राइट, नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन यूज करना है। सिंपल है बेटा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को यूज करना है। सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये जो वैल्यू हमारा ये एक्सेलरेशन हो गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब वही फॉर्मूला हमारा वापस मिल गया। तो हमें एग्जाम में पूछ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें सॉल्व करते आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशंस मिल रहा है वो एक्सेलरेशंस डिपेंड करेगा एंड दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के साथ। ओके सॉरी, इनवर्सली मतलब हम बोल सकते हैं कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ठीक है, हरकत नहीं, पर बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसा टर्म्स है ना। ठीक है, जनरली इनवर्सली मतलब हम क्या करेंगे, दैट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर एक पेंडुलम लिया हमने, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा पेंडुलम है, तो इसका मीन पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो मीन पॉइंट पे हमने कंसीडर किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा। नेक्स्ट एक्सिस पॉइंट पे कंसीडर करो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, दैट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड।
ओके, तो अब मीन पॉइंट पे फाइंड आउट करो, तो मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मेन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमने लिया x = 0, होगा भी डिस्प्लेसमेंट 0, हम नहीं ले रहे है ये भाई, स्टार्ट वहां से हो रहा मेन पॉइंट से, हम एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उसको, हमने स्टार्ट किया मेन पॉइंट से। हाँ, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट से भी ले रहे तो x = a होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो x = 0 यहाँ पर, तो a = क्या मिलेगा, मेन पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितना होगा, दैट a = -ω²a, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा और यहाँ पर इसका वैल्यू मिनिमम होगा। मेन पॉइंट पे एक्सेलरेशन मिनिमम इज 0 एंड एट एक्सट्रीम पॉइंट इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके राइट, देख लो बेटा, कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, कमेंट्स करके बता देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को, ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके सपोर्ट से। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, देखो वेलोसिटी का सेम हमें एक्सेलरेशंस का जो टर्म है सिंपल है बेटा, dv/dt, तो मैथमेटिकली रीअरेंजमेंट है, सिर्फ उतना ही, बाकी कुछ नहीं है। ओके राइट, एक्सेलरेशन इज dv/dt, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज dv/dt, ताकि पूरा ही कंप्लीट हो जाए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडजस्टमेंट करो, मल्टीप्लाई करो dx से और डिवाइड करो dx से, मल्टीप्लाई विद dx एंड डिवाइड विद dx, तो dv/dx इनटू मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, dx/dt। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एडजस्टमेंट किया उसी क्वेश्चन dt। अब dx/dt क्या होगा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना मिल रहा, v into dv/dt। ओके, dx/dt मतलब वेलोसिटी, dv/dt एज इट इज हो गया। अब जो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया वो क्या है हमारा, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज -ω² x हमारा वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, a हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर a पुट कर दो, v into dv divided by dx that is equals to क्या है -ω² x ये हमारा टर्म होगा। ओके, और सिंपलीफाई करो, dx की साइड में लेके जाओ, x के साथ जो है ना टर्म्स को रख दो, v का टर्म सेपरेट हो जाएगा, x का टर्म सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर चाहे v dv that is equals to -ω² x into dx हो गया। ओके, अब क्या करना है, बस स्मॉल टर्म्स के लिए हमारे पास इक्वेशंस है, बट dv है, dx है, स्मॉल क्वांटिटी पे वेलोसिटी स्मॉल हो गया, dx एकदम स्मॉल जो है टर्म्स के अंदर हम dx को ऑब्जर्व करें। अब टोटल x के लिए फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, टोटल वेलोसिटी के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, v into dv that is equals to integrations of -ω² x into dx, ये हो गया इंटीग्रेशंस हमारा। अब इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला यूज करना है, सिंपलीफाई करो, क्या है फॉर्मूला, x raised to by integration of x raised to power n into dx that is equals to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1, उस फॉर्मूला का यूज करो इंटीग्रेशंस के, और यहाँ पर सिंपलीफाई करो, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा, यहाँ पर n का पावर कितना है, 1 है, तो n plus 1 is 1 plus 1 कितना मिल रहा, 2 मिल रहा, then v² divided by 2 that is equals to माइनस बाहर निकाल दो, ω² ये हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसको फर्क नहीं गिरेगा, एक्सेलरेशन से इसको इंटीग्रेशंस के बाहर हमने ले लिया, इसको फर्क नहीं गिरेगा, कांस्टेंट टर्म है, x into dx, x into dx का इंटीग्रेशंस क्या होगा, इस साइड ले लो, v² divided by 2 that is equals to -ω² as it is, x into dx इंटीग्रेशन वही फॉर्मूला इंटीग्रेशंस का, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x² divided by 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लो, वो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा c। ओके, अब यहाँ पर c भी मिल गया, अब हमने c ले लिया, भाई हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्या करना है, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू देखो ऐसा नहीं आएगा, हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा एट एक्सट्रीम पॉइंट, जो उसके बाउंड्रीज है, तो पेंडुलम है या फिर लीनियर एसएचएम है, लीनियर एसएचएम लो, इसके जो बाउंड्री है एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशंस, ये इसके बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर जो कंडीशंस होगा उसको अप्लाई करो, तो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर अगर हमने देखा जनरली पेंडुलम लो फॉर एग्जांपल, तो ये जो है ना मेन पॉइंट से जब जाएगा ऊपर की तरफ
क्या होगा, इसका वेलोसिटी कम 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 होता जाएगा, वेलोसिटी रिड्यूस होता जाएगा और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। मतलब वो वहाँ पर रुक रहा है, रुककर फिर वापस आया, रुक रहा है मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 हो गया। एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, हमने मैथमेटिकली देखा एक्सेलरेशन ही मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी कितना हो गया एट एक्सट्रीम पॉइंट, वेलोसिटी 0 होगा। तो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट बाय यूजिंग द अगेन by using boundary conditions, by using boundary conditions, ओके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 होगा और एक जो होगा x इज प्लस एंड माइनस एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और आप बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर, तो x प्लस एंड माइनस ये हो गया, पुट कर दो वैल्यू, तो v कितना है भाई, v 0 है डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यदि कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे वैल्यू a डिवाइडेड बाय 2 प्लस c एज इट इज, 0 बाय 2 कितना मिला, 0 मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या होगा, तो c इक्वल्स टू मिल जाएगा, माइनस टर्म इस साइड में गया प्लस हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मिल गया हमारा c का वैल्यू जो कि हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इसको क्या करो, या फिर इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो, ओके पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, पुट करने के बाद क्या होगा, तो इक्वेशन 1 है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c का वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो टर्म क्या बचा, v स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकाल दिया हमने, बचा क्या, पहले प्लस टर्म लिख लो बाद में माइनस, देखो प्लस एम्पलीट्यूड है और x जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस के फॉर्म में है, तो पहले प्लस लिख लो a स्क्वायर और बाद में माइनस लिख लो माइनस x स्क्वायर, 2 टू गेट कैंसिल, b का स्क्वायर निकाल दो तो क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये जो हमारा ओमेगा होगा, तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, प्लस और माइनस के फॉर्म में होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके ये मिल गया हमारा वेलोसिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू पुट करें, देखो सिंपलीफाई करो इसको, देखो हमने बताया कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा और मेन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब मैथमेटिकली अगर हम वैल्यूज अगर पुट अप करें इसके अंदर, ओके एक बार चेक कर लेंगे मैथमेटिकली, लीनियर सिंपल लो या फिर पेंडुलम लो, नो प्रॉब्लम, पेंडुलम थोड़ा जल्दी समझ में आता है इसलिए हम पेंडुलम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये पेंडुलम हमारा ऑसिलेट कर रहा है, ओके एट एक्सट्रीम पॉइंट, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे x का वैल्यू हमें पता है कितना होगा, a होगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी होगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और x है, x का क्या वैल्यू है, a है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा 0, तो ओमेगा इनटू 0 कितना मिला बेटा, ये हमारा 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट कितना होगा 0। नेक्स्ट फाइंड आउट करो मेन पॉइंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना यूज करेंगे, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पॉइंट के लिए, तो वेलोसिटी कितना मिलेगा फॉर मेन पॉइंट, फॉर मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, ओके देन x is equals to 0, then velocity is equals to omega into under root of a square minus x square, and what is the value of x, x is 0, a square minus 0 0 sorry a, okay a square minus 0 0, ओके तो ये वैल्यू हमें बचा ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ क्या बचा, a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो वेलोसिटी कितना मिल रहा है ओमेगा इनटू a, तो ये टर्म्स होगा प्लस एंड माइनस, मतलब ये वैल्यू होगी दैट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम के अंदर पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पेंडुलम, तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज करो दैट्स ओमेगा इनटू a, तो यहाँ से ये जो हमारा a है ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, देखो नोटेशन के अंदर कंफ्यूजन होगा, सेम नोटेशन जो है यूज होगी, सेम नोटेशन यूज होगी, पर उस नोटेशन को जो समझना है, उसके प्रॉपर्टी को समझना है, ऐसा नहीं होना कि एक्सेलरेशन यूज कर रहे a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो a एक्सेलरेशन था, यहाँ पर a क्या है मेरा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नोटेशन समझना है, नोटेशन का प्रॉपर्टी समझना है, कहाँ पर यूज हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, उसका क्या कंडीशन है उस सिचुएशन के अंदर,
सेम नोटेशन होगी। जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि भाई एक नाम का जो है, एक नाम का सिर्फ एक आदमी नहीं होता, नंबर ऑफ पीपल हो सकते उस नाम के, लेकिन सबका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। जैसे मैं हूँ, मेरा अपना एक नाम है, मेरी एक आइडेंटिटी है। अब मेरी जो आइडेंटिटी है तो उसके साथ मेरा प्रॉपर्टी क्लियर होगा। फिर नहीं मेरे को बुला रहा कोई, मेरा प्रॉपर्टी बस जो सर का नाम, तो सर है, सेम नाम का कोई होगा, सेम नोटेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब सेम नोटेशन से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो भी सर ही है बोले, ओके। तो सेम नोटेशन यूज होगा, लेकिन उस नोटेशन को समझना है वहाँ पर वो क्या है। तो ए यूज करें, एक्सेलरेशन है, एम्पलीट्यूड, ओके। ठीक है बेटा, चलो अब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हुआ, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना कंप्लीट करेंगे उसको, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स, ओके। थैंक यू बेटा।